वेलकम टू माय चैनल स्टोरी लाइफ 308। चलते हैं फिल्म की एक्सप्लेनेशन की तरफ। सिर्फ एक बंदा काफ़ी है। फिल्म की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक नाबालिग लड़की नूर सिंह को, जिसके माता पिता दिल्ली के एक पुलिस स्टेशन में उसके साथ बैठे होते हैं। वह एक रिपोर्ट लिखा रहे होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि नूर सिंह के साथ रेप हुआ है। ये केस एक हाई प्रोफाइल केस है, इसीलिए पुलिस ने उस लड़की के ऊपर पोस्को फाइल चार्ज करके उस लड़की को चेकअप के लिए ले गए। मेडिकल चेकअप से हमें पता चलता है कि नूर सिंह एक नाबालिग लड़की है। यहाँ वो किसी हॉस्टल में पढ़ती थी और अचानक से उसके पेट में दर्द शुरू हो गया और ये बात उसने वार्डन को बताई थी, जिसका नाम साध्वी मीना है। साध्वी मीना कहती है ये कोई भूत प्रेत का चक्कर है और इसका इलाज तुम्हें बाबा के पास ही मिलेगा। अब नूर सिंह के माता पिता नूर सिंह को बाबा के आश्रम लेके जाते हैं, जहां बाबा उसको अंदर एक अकेले कमरे में बुला लेता है और कमरा अंदर से लॉक कर देता है। अब बाबा नूर सिंह को मोलेस्ट करना शुरू करता है। वो चिल्लाने की कोशिश भी करती है, पर बाबा उसके मुंह पर हाथ रख देता है और ये सारी जानकारी विक्टिम नूर सिंह पुलिस को बता रही होती है। अब सीन शिफ्ट होता है बाबा के आश्रम पर, जहां बाबा के इस कांड के बारे में उनके भक्तों को धीरे धीरे पता चलने लगता है और धीरे धीरे दंगा फैलने की आशंका बढ़ने लगती है। लेकिन बाबा के भक्त ये कोशिश करते हैं कि पुलिस उन्हें ना गिरफ्तार करे। अब हम मेन कैरेक्टर पीसी सोलंकी को देखते हैं, जो कि बहुत ईमानदार और मेहनती आदमी है और पीसी सोलंकी ही नूर सिंह का केस कोर्ट में प्रेजेंट करने वाला है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है कोर्ट की तरफ, जहाँ बाबा को लाया जाता है। यहाँ भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है, जो बाबा की जय जयकार कर रहे हैं। कोर्ट में सोलंकी की मुलाकात होती है शर्मा जी से, जो कि अपोजिशन के वकील हैं। अब यहाँ शर्मा जी जज साहब से कहते हैं ज्वेनल के चार्जेस बाबा के ऊपर से हटा दें, क्योंकि उस रात नूर सिंह 16 साल की नहीं बल्कि 18 साल की थी। और वो यहाँ प्ले स्कूल की मार्कशीट भी दिखाते हैं, जिसमें नूर सिंह की एज 1994 बताई जा रही थी, मतलब कि वो 18 साल की हो चुकी है। इसीलिए शर्मा जी ज्वेनल के चार्जेस बाबा के ऊपर से हटाने को कहते हैं। इस पर सोलंकी कहते हैं जब चार्जशीट फाइल की गई थी तो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए थे, और जब 10th क्लास की मार्कशीट है तो किसी और बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। सोलंकी की इस बात पर बाबा की बेल को डिनाई कर दिया जाता है। अब अगले दिन हमें मालूम चलता है कि इस केस को रामचंद्र वानी लड़ने वाले हैं, जो कि बहुत जाने माने वकील हैं। रामचंद्र वानी बहुत ही कम केस हारे हैं और अब वही बाबा का केस लड़ेंगे। और सोलंकी और उसका असिस्टेंट भी रामचंद्र वानी के बहुत बड़े फ़ैन होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इस केस को जोधपुर कोर्ट में शिफ्ट कर दिया गया है। कोर्ट में आते ही रामचंद्र वानी काउंटर अटेंड करना शुरू कर देते हैं। वो जज साहब को बताते हैं कि जब एफआईआर की गई थी तभी ये केस समाप्त हो चुका था, क्योंकि एफआईआर कराने से पहले ही लड़की का मेडिकल टेस्ट करवा दिया गया था, जो कि पूरी तरह से इल्लीगल है। तभी सोलंकी उन्हें पोस्को के बारे में बताता है, जो कि निर्भया के केस के बाद लागू हो गया था, जिसका मतलब है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, जिससे कि एफआईआर से पहले भी मेडिकल जांच करा सकते हैं। पर रामचंद्र वानी ये सोच रहे थे कि सोलंकी को पोस्को के बारे में कुछ नहीं पता, इसीलिए रामचंद्र वानी ये सोच रहे थे कि बाबा की बेल को वो करा लेंगे। पर इस बार भी बाबा को बेल नहीं मिलती और उन्हें फिर से जेल भेज दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि सोलंकी को खरीदने की पहल शुरू हो चुकी है। कुछ लोग सोलंकी के पास आते हैं और वो उसे 20 करोड़ रुपए का ऑफ़र देते हैं, पर सोलंकी उनके ऑफ़र को रिजेक्ट कर देता है। वो लोग सोलंकी के कहने से नहीं जा रहे थे, तो सोलंकी उन पर गुस्सा करता है और शहर के सब इंस्पेक्टर के पास फ़ोन कॉल कर देता है। ये देखकर वो घबरा जाते हैं और वहाँ से फ़ौरन चले जाते हैं। अब आगे कोर्ट में हम कुछ और लोगों को देखते हैं, जो कि दोनों तरफ से गवाही दे रहे होते हैं। इसमें वहाँ के कुछ लोकल लोग भी होते हैं, स्कूल की टीचर्स होती हैं और एक ऐसा आदमी भी होता है जो कि बाबा के आश्रम में 20 साल से उनके साथ काम कर रहा था, और वो यहाँ नूर के पक्ष में गवाही देता है। वो बताता है कि बाबा को उसने और कई लड़कियों के साथ भी उल्टा सीधा करते हुए देखा है।
अब यहाँ नूर के पिता को कटघरे में खड़ा किया जाता है, जिनसे शर्मा जी कुछ सवाल करते हैं। शर्मा जी नूर के पिता से कुछ ऐसे सवाल करते हैं जिसे सुनकर नूर के पिता को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उन पर भड़क जाते हैं। इसके बाद अब नूर को कटघरे में खड़ा किया जाता है और शर्मा जी अब नूर से बहुत अजीब तरीके से गंदे गंदे सवाल कर रहे थे, पर सोलंकी ने नूर को पहले ही समझा दिया था कि तुम्हें तैयार रहना होगा और पब्लिक में तुमसे ऐसे ही सवाल किए जाएंगे। तुम्हें स्ट्रॉन्ग रहना होगा और सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। ये सोचते हुए नूर सारी बातों के जवाब बेधड़क होकर दे देती है। अब हम यहाँ देखते हैं कि बाबा के बड़े बेटे के ऊपर भी उत्पीड़न के चार्जेस लग जाते हैं और जिस आदमी ने ये चार्जेस लगाए थे, कुछ लोग उसके पास जाते हैं और तेज़ाब उसके मुंह पे डालकर उसकी जान ले लेते हैं। और ये न्यूज़ सोलंकी अगले दिन अपने न्यूज़पेपर में पढ़ता है। वो समझ जाता है कि जितने भी गवाह हैं वो सेफ़ नहीं हैं और साथ में वो भी सेफ़ नहीं हैं। अगले दिन सोलंकी कहीं जा रहा होता है तो देखता है कि दो लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं। कुछ दूर जाकर वो मोबाइल से एक मैसेज करता है और आगे चला जाता है। तभी वो लोग भी इसका ज़ोरदार पीछा करने लगते हैं और हम देखते हैं सोलंकी ने जो मैसेज किया था वो पुलिस को किया था और पुलिस वहां पहुंच भी जाती है, लेकिन वो उन बदमाशों को पकड़ नहीं पाती। वो दोनों बदमाश वहां से भाग जाते हैं। अब सोलंकी कोर्ट पहुंचता है। वहां जाकर देखता है कि गवाहों को धमकी मिली हुई है कि अगर वो बाबा के खिलाफ गवाही देंगे तो उनकी फैमिली को मार दिया जाएगा। अब हम कोर्ट में देखते हैं कि एक टीचर को कटघरे में खड़ा किया जाता है। असल में वो नूर के प्ले स्कूल की टीचर हैं। उन्होंने एक सर्टिफिकेट सबमिट किया है जिसमें नूर की एज 18 साल है और वो सर्टिफिकेट फर्स्ट क्लास का था, जिसमें नूर का बर्थ सन 1994 लिखा हुआ था। पर सोलंकी कहता है नूर के सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास जमा हैं। नूर ने नर्सरी, KG1 और KG2 में इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया कि उसको सीधा सेकंड क्लास में प्रमोट किया गया। असल में उसने फर्स्ट क्लास कभी पढ़ी ही नहीं। तो तुम्हारे पास फर्स्ट क्लास की मार्कशीट कैसे पहुंची? इस बार भी सोलंकी ने नूर को 16 साल का प्रूफ कर दिया और बाबा की बेल इस बार भी डिनाई हो गई। अब हम देखते हैं कि बाबा के गुंडे गवाहों को नुकसान पहुंचा रहे थे, इसीलिए शहर के ऑफिसर अब सोलंकी और गवाहों को प्रोटेक्शन देने की बात करते हैं। इस बात को अब सोलंकी भी मान जाता है और अगले दिन हम देखते हैं सोलंकी की स्कूटर पर एक कांस्टेबल बैठा है जो हमेशा सोलंकी के साथ रहता है। इसके बाद सोलंकी अपने असिस्टेंट बिट्टू से कहता है कि वो इसे इस केस से निकाल रहा है क्योंकि उसकी जान को भी खतरा है और वो ये रिस्क नहीं ले सकता। इसके बाद कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहां इस केस को टेक ओवर करने के लिए आए थे वेंकटेश्वर स्वामी, जो कि पहले कानून मंत्री भी रह चुके हैं। यहाँ सोलंकी उनका बहुत बड़ा फ़ैन था और वो उनसे मिलने आता है और बताता है कि वो नूर सिंह का केस लड़ रहा है। इस बात पर वेंकटेश्वर स्वामी जी कहते हैं कि तुम बहुत बड़े महात्मा के खिलाफ केस लड़ रहे हो। उनके कितने स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स हैं और वो लोगों की कितनी सेवा करते हैं। इस बात पर सोलंकी कहता है कि इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें रेप की परमिशन दे दी जाए। अब जैसे ही स्वामी अपने काउंटर को संभालते हैं तो सोलंकी इस केस को यहीं रोक देता है और कहता है कि बाबा की तरफ से ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं आई जिसमें ये लिखा हो कि स्वामी जी उनका केस टेक ओवर कर रहे हैं। और यहाँ पर भी बाबा की बेल को डिनाई कर दिया जाता है। अब हमें सुप्रीम कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ बाबा की तरफ से बहुत सारे वकील खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि बाबा को एक ऐसी गंभीर बीमारी है जिसका इलाज इंडिया में नहीं हो सकता, इसीलिए उन्हें अमेरिका ले जाना पड़ेगा। इस पर सोलंकी कहता है कि ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज इंडिया में नहीं हो सकता, पर एक बार मान भी लो कि अगर इसका इलाज इंडिया में नहीं हो सकता तो मेडिकल टेस्ट तो इंडिया में हो सकता है। अब बाबा को मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा जाता है तो वहाँ हम देखते हैं कि बाबा को ऐसी कोई बीमारी है ही नहीं। दरअसल बाबा का ये प्लान था कि वो इलाज के बहाने अमेरिका चले जाएंगे और ये केस यहीं ख़त्म हो जाएगा और वह कभी इंडिया वापस नहीं आएंगे। और एक बार फिर से बाबा की बेल डिनाई कर दी जाती है। अब आखिर वो दिन आ ही जाता है जिस दिन जजमेंट सुनाया जाना था। ये केस 2013 में शुरू हुआ था और अब 2018 चल रहा है। अब कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहां शर्मा जी हर मुमकिन कोशिश करते हैं बाबा को बचाने की। वे कहते हैं कि बाबा एक बहुत महान इंसान हैं
शर्मा जी कहते हैं कि बाबा के स्कूल है, हॉस्पिटल है और उन्होंने इंडिया को क्या कुछ नहीं दिया। अगर उन्होंने कोई गलती कर भी दी है तो उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। इसके बाद स्पीच शुरू होती है सोलंकी की। वो रावण का एग्जाम्पल देकर कहते हैं कि रावण शिव का बहुत बड़ा भक्त था। रावण ने सालों तक महादेव की तपस्या की, फिर भी महादेव ने रावण को माफ़ नहीं किया। ये देखकर पार्वती जी भी महादेव से कहती हैं कि ये इंसान इतनी तपस्या कर रहा है, आखिर आप इसको माफ़ क्यों नहीं कर देते। तो महादेव कहते हैं कि ये माफ़ी के काबिल नहीं है, क्योंकि पाप 3 प्रकार के होते हैं। एक, जो इंसान जाने अनजाने में करता है। दूसरा होता है अति पाप, जो लोग चोरी चकारी गुंडागर्दी शामिल हैं। और तीसरा होता है महापाप, जिसमें हत्या और बलात्कार जैसे पाप शामिल हैं। इस पर पार्वती जी कहती हैं कि रावण ने जो पाप किया है ये तो अति पाप में आता है। इसने तो सीता जी का सिर्फ अपहरण ही किया है। इस पर महादेव बोलते हैं कि इसने अगर सीता का अपहरण सिर्फ रावण के रूप में ही किया होता तो इसका पाप अति पाप में आता, लेकिन इसने साधु के भेष में अपहरण किया है, जिसका प्रभाव संसार के सभी साधुओं और सनातनियों पर सदियों तक बना रहेगा। इसीलिए इसको माफ़ नहीं किया जा सकता। और ये जो बाबा है एक रावण है, जिसने संत के रूप में बच्चों के साथ विश्वासघात किया है, गुरु भक्ति के साथ विश्वासघात किया है और हर एक इंसान को गुमराह करके हर एक इंसान के साथ विश्वासघात किया है। और ऐसे इंसान को सजाए मौत की सज़ा होनी चाहिए। अब जज साहब बाबा को सज़ा सुनाना शुरू करते हैं। वैसे तो बाबा के ऊपर इस आरोप के साथ साथ और कई आरोप हैं और जज साहब बाबा को उम्र कैद की सज़ा सुनाते हैं और इस तरह नूर को इंसाफ मिल जाता है। दोस्तों, सत्य घटना पर आधारित आपको ये फिल्म का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले किसी अच्छी और नई फिल्म के एक्सप्लेनेशन के साथ।